Greatness of a nation is judged by the ways its animals are treated। तो बच्चों, आज का जो ये थॉट है कि अगर किसी भी राष्ट्र की जो पहचान है वो कहाँ से पता चलती है, जिस प्रकार से वहां के जो जानवर है कितने प्यार से उनको ट्रीट किया जाता है या उनका कितना ख्याल रखा जाता है, किस तरीके से रहा उनसे व्यवहार किया जाता है। ठीक है। जैसे हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि हम गायों को रोटी देना, कुत्तों को रोटी खिलाना, उन कुत्तों को पालना, हम लोग के मतलब शायद हमारे भारत देश में जिस तरीके से हर जानवर को प्यार किया जाता है, उनका रख-रखाव किया जाता है एंड एक जो नॉन वेज ईटिंग जो एक बहुत बड़ी सोसाइटी हमारे पूरे इंडिया में रहती है, तो एक कहीं न कहीं से क्या करता है कि ये काफ़ी उस ग्रेटनेस को दिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत को हम सोने की चिड़िया भी पुराने ज़माने में कहा जाता था। द बिकॉज़ उतना कोई उस चीज़ पे क्या कहते हैं, जो मासूम जानवर होते हैं, जैसे होते हैं ना खरगोश हो गए, कुछ भी हो गया, उनसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों? तो आज का इस थॉट के साथ हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6th ऑफ इंडियन पॉलिटी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। इसको फॉलो कर सकते हैं। इस यूटीपीजी यूजीसी नेट के जो भी एस्पिरेंट्स है उसको फॉलो कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं हम। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और क्वेश्चंस को का जो पैटर्न है वो भी आपको समझ में आएगा। उसी के साथ साथ एक इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे मैसेज कीजिए और आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा पर्सनली। ठीक है, जो मैसेज नहीं करेगा भैया उसको हम नहीं देने वाले। मेरा करेक्ट है, एफर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज एक जो छोटा सा एफर्ट होता है ना, यू हैव टू मूव। ठीक है, एफर्ट तो करना पड़ेगा। कौन उससे जब आप कहते हो ना कि मैम प्लीज हमें भेज दीजिए या कुछ ऐसा, या हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है, उससे ये पता चलता है कि भाई आप एक कॉन्फिडेंट बच्चे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन दिस वर्ल्ड। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, उसको देखते हैं। With regard to the relationship between fundamental rights and DPSP, consider the following statement. तो द पॉलिटिकल क्लासेस का आज का पहला सवाल ये है कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है? फंडामेंटल राइट्स restrain government from doing certain things while डायरेक्टिव प्रिंसिपल exhort the government to do certain things। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ चीजें करने से रोकते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत सरकार को कुछ चीजें करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंश्योर द वेलबीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल डीपीएसपी के बारे में पढ़ा है, वही जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट खत्म होता है और डीपीएसपी स्टार्ट होता है। हमारे आर्टिकल, हमारे भाग 3 और 4 में ये दोनों एक दूसरे के लगभग करीबी हैं, तो दोनों का एक कोरिलेशन होना ही है। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, बताइए कौन सा सही है, बताइए भाई, हम भी देखें किसको कितना आता है, किसको कितना नहीं आता। 2 मिनट के लिए देखते हैं, पर यहाँ पे तो कमेंट का सेक्शन है ही नहीं, तो फिर जाने दीजिए लाइव, क्योंकि लाइव अभी हम लोग नहीं कर रहे, लाइव करेंगे थोड़े कुछ दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा बच्चे सी, बोथ 1 एंड 2। क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार क्या करती है, सरकार को रोकती है। कैसे? कि आप जो 6 मौलिक अधिकार है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वही निदेशक सिद्धांत क्या होता है, इसके थ्रू क्या होती है, पॉलिसी बनती है। अगर आप डीपीएसपी का फुल फॉर्म जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, यानी पॉलिसीज बनती हैं किसके लिए, कि हम एनहांसमेंट कर पाए चीजों का। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। सोशल वेलबींग की बात करते हैं निदेशक सिद्धांत। तो सही है ये आंसर। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि नोट्स मेकिंग के लिए आपका इजी हो। मौलिक अधिकारों
और निदेशक सिद्धांत दोनों को एक दूसरे के पूरक में देखना ही संभव माना गया है कि इंडिविजुअल का ग्रोथ है तो भाई वो क्या कहते हैं, सोसाइटी का भी ग्रोथ होगा। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत सरकार को कुछ कार्य करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत क्या करते हैं, पूरे समाज की भलाई की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट्स एज द कॉन्शियसनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संविधान की चेतना के रूप में किसने वर्णित किया है? आई विल सजेस्ट कि इस थॉट को थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, किसने कहा है, और उसी के साथ साथ थोड़ा समझेंगे भी डीपली, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जॉन विट जेनिंग, ग्रेनविल ऑस्टिन और जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। इनकी दो बुक्स है, ठीक है, दो बुक्स है, उसका नाम बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम बताइए, क्योंकि ग्रेनविल ऑस्टिन CUET PG के क्या है, फेवरेट, मतलब कि इतने फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। उनकी बुक्स का नाम पूछा जाता है, इन्होंने कौन सा अपनी बुक्स में जो एक वर्ड्स लिखी है उसके बारे में कहा जाता है। ग्रेनविल ऑस्टिन को जो लोग की बुक को जो लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, तो काफी बेहतर तरीके से वो समझ भी पाते हैं। जब मास्टर्स में आप लोग जाओगे तो ग्रेनविल ऑस्टिन से ही आपको BHU में पढ़ाया जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आंसर पता चल गया, सी है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया, ध्यान रखिए। और वहीं पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं के रूप में वर्णित किया है। निदेशक सिद्धांत के साथ साथ डायरेक्ट अलॉन्ग विथ ठीक है, मौलिक अधिकारों में संविधान का दर्शन समाहित है और यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। उसको कहते हैं बी आर अम्बेडकर की संविधान की आत्मा भी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को संविधान की चेतना के रूप में क्या करते हैं, वो वर्णित करते हैं। अब थर्ड हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी इज इनकरेक्ट, ठीक है। संपत्ति के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपसे पूछा जाता है। इट इज ए लीगल या कानूनी अधिकार है। इट वॉज रिमूव बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको हटा दिया गया। देन उसके बाद इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है लास्ट वाला सही होगा, क्योंकि ये कानूनी अधिकार ये बन चुका है, पहले मौलिक अधिकार था फिर ये कानूनी अधिकार बना, ठीक है। प्रभु रुक जाइए, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा अगर एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध को लेकर विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था कि संविधान में मूल रूप से संपत्ति अर्जित करने, रखने और बनाए रखने का एक मौलिक अधिकार होता था। देखिए कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा संपत्ति क्या हो सकती है, छीनी जा सकती है। जैसे आप लोग फ्लाईओवर्स वगैरह देखते हैं, कोई चीज बनता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनता है, तो क्या होता है कि आप कर सकते हैं, या टावर जब कई बार लगाया जाता है कहीं पे, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल, तो भाई कहा जाता है कि आपको यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा था। अंततः 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संपत्ति का अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं, इसलिए संसद के पास एक संशोधन द्वारा इस अधिकार को समाप्त करने की शक्ति है, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे कि 1978 में संविधान के 44th अमेंडमेंट एक्ट ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के कहां पे दिया, 300A आर्टिकल के तहत सरल कानूनी अधिकार में इसको क्या किया गया कि बदल दिया गया, ठीक है बच्चों, ध्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द DPSP एम एट एमिंग realizing the
सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है द डीपीएसपी एम एट रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ, किस हाई आइडियल को फॉलो करता है? ठीक है, या किन का लक्ष्य निम्न के उच्च आदर्शों को साकार हुआ? कौन से? जस्टिस के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, बंधुता के। करेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जहां तक है, ठीक है, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ते ही आप समझ जाओगे ना डीपीएसपी की बात। अगर जिसने आपको, अगर मैं कहूं, जिन लोगों ने प्रियम्बल, आप लोग ना अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, प्रियम्बल की एक फोटो रख लो, फोटो जो है वो अपने घर में लगा लो, प्रियम्बल का छोटा सा 5 रुपए में एक फोटो स्टेट मिल जाएगा, ठीक है, फोटो स्टेट करके एक निकाल लो, कलर प्रिंट आउट निकाल लो 10 रुपए का। 10 रुपए का तो आदमी आजकल 6 गोलगप्पे खा जाता है, तो आप लगा सकते हो, उसको निकाल के लगा लो बगल के साइड के टेबल पे, ठीक है, तो वो बड़ा मतलब क्या कहते हैं, सही रहेगा। ठीक है, तो भाई वहां पे न्याय की बात होती है, समानता की बात होती है, स्वतंत्रता की, बंधुता की। इन्हीं 4 चीजों को हम लोग को क्या करना है, इसको ग्रो करना है हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी ग्रो होगी तो जाहिर सी बात है आपका कंट्री भी ग्रो होगा। तो ये पूरा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, वो हो जाएगा। निदेशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। उनका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उच्च आदर्श को क्या करता है, ये लोग स्थापित करते हैं। ठीक है, वे देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, न कि पुलिस राज्य की, जो औपनिवेशिक युग के दौरान अस्तित्व में था। कि ठीक है, पुलिस स्टेट क्या रहता है कि वो पूरी तरीके से क्या करता है, सिर्फ अपना अपना काम, बस उतना ही। बल्कि कल्याणकारी राज्य क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि आपको बेहतर बनाए, समाज को बेहतर बनाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is our socialist डायरेक्टिव प्रिंसिपल? निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी निदेशक सिद्धांत है? टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी। ठीक है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहां से पूछा जा रहा है। टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी लीव। काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पे रोक लगाना। आप जानते हैं कि बिहार में क्या है, बिहार में शराब बंदी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि जहरीली शराब की वजह से क्या होता है, लोगों की मृत्यु हो रही है। पर जब लोग यूपी में आते हैं तो उनका क्या होता है, वो लोग फिर से यूपी में, बनारस आते ही सबसे पहले पता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ठेके पे जाते हैं। आते हैं बनारस वो लोग बेचू में दिखाने के लिए, बट भागते हैं, जो लड़के वड़के जो रहते हैं आदमी लोग, वो भागते हैं ठेके की तरफ। ठीक है, यूपी से कोई बारात भी बिहार में जा रही होती है तो ये यही चला रहता है। तो भाई क्या मतलब फायदा क्या है उसका, मतलब पर कहीं ना कहीं से रोकथाम मिल ही रही है कि अगर रोक है तो फिर कुछ लोगों को मिलेगा ही नहीं। कुछ लोग कहते भी हैं अरे अगर रहेगा ही नहीं तो कोई खाएगा पिएगा कैसे। ठीक है, तो ये भी चीज है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 1 and 2। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि भाई गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, भाई उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और काम की उचित एवं मानवीय स्थितियां हम लोग करें। और मैटरनिटी रिलीफ क्या होगा, अगर मैटरनिटी रिलीफ हम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा कि भाई वो जो स्त्री है वो किसी अच्छे बच्चे को जन्म दे पाएगी, स्वस्थ बच्चे को, और इससे वो बच्चा क्या होगा, आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, संविधान में निदेशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं है, हालांकि उनकी सामग्री दिशा के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ठीक है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, इन तीनों में हम लोग बांट के रखते हैं। स्टेटमेंट 1 and 2 जो है वो कहां से है, समाजवादी सिद्धांत, जो कि 15 and 16 के थ्रू आता है। ठीक है बच्चों, जिसका क्या अर्थ है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 39A के तहत काम की उचित और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना, वो अनुच्छेद
आपके 42 के अकॉर्डिंग है। कथन 3 क्या है? यह गांधीवादी सिद्धांत है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों को हम लोग क्या करेंगे, दवाओं के सेवन पे हम लोग क्या करेंगे, रोक लगे, जो ड्रग्स वगैरह जो रहती है उन पे हम लोग रोक लगा देंगे। ये गांधी बने। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे तरीके से सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल है। ठीक है, कई बार आपको दिखेगा समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिकता। डीपीएसपी को अगर वर्गीकृत भी किया गया है, अगर बांटा गया है सेमेस्टर एग्जाम में भी, अगर आपको जस्टिफाई करने को मिले तो यही 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। The DPSP that requires the state to minimize inequalities in income, status, facility and opportunity is aided by। डीपीएसपी जिसके लिए राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता होती है, उसे जोड़ा जाता है कहां से? 1978 के 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 2002 के 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर होगा बच्चे फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है द डीपीएसपी दैट रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज इज एडेड बाय कौन से, वो जो टर्म है। तो 1978 के 44 संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद ने अनुच्छेद 38 के तहत एक और निर्देशक सिद्धांत जोड़ा, जिसके तहत राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की क्या होती है, आवश्यकता रहती है। ठीक है, चलो अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। दे कंस्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। दे सर्व एज ए फॉर्मिडेबल bulwark of individual liberty. They protect the interest of minority and weaker section. They check the absoluteness of authority of the government. The above statement describe which of the following, किसको फॉलो करता है? वे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक मजबूत दीवार के रूप में काम करते हैं, वे अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, वे सरकार के अधिकार की पूर्णता की जांच करते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका वर्णन करते हैं? इंडियन जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या संवैधानिक निकाय? आपको इसका आंसर बताना है बच्चे। सो दैट विल बी मौलिक अधिकार। क्यों होगा भाई मौलिक अधिकार, इसको भी देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौलिक अधिकार निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, वे मनुष्य की भौतिक नैतिक सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। मटेरियल एंड मोरल जो प्रोटेक्शन एक मैन को चाहिए, एक व्यक्ति को चाहिए सुरक्षा महसूस करने के लिए, जब हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते भी हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनने की एक कारण भी वही रहता है। ठीक है, रुकिए भैया। चलिए, वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक मजबूत दीवार के रूप में कार्य करते हैं, वे देश में कानून का शासन स्थापित करने में सहायक है, वे अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, वे भारतीय राज्य के निरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करते हुए सरकार के अधिकार की पूर्णता की जांच करते हैं। उन्होंने सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की एक आधारशिला रखी है, वे व्यक्ति की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करते हैं, वे राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को भी क्या करते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं। तो ये मौलिक अधिकार, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसकी जरूरत क्या है, आप इस कथन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको कभी कभी लगेगा कि अरे ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे लग रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, दे सर्व एज ए फॉर्मिडेबल बल्क वॉर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको स्टैब्लिश करते हैं। रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, कानून के शासन को स्थापित करवाते हैं।
ठीक है, माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शंस की जो समाज में है, उनके इंटरेस्ट कि भाई कहीं उनका जो हित है उनको कहीं से किसी भी तरीके से दबाव ना। सेकुलर फैब्रिकेशन ऑफ इंडिया नेशन, हर कोई अपने अपने हिसाब से क्या कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। दे चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। दे ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इन इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। दे एंश्योर द डिग्निटी रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। दे facilitate the participation of the people in the political and administrative, ठीक है, प्रोसेस। अब इसको कैसे समझेंगे? वोटिंग आप लोग जानते हैं ना, वोटिंग होती है, हर चुनाव में वोटिंग होती है, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, ठीक है। आम चुनाव में जनता को जागरूक किया जाता है कि आप वोट दीजिए। कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर कोई कोशिश करता है हमको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल पाए, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि वो जो पार्टी, मतलब पार्टी का तो बेनिफिट होता ही है, वहां से के जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से अवेयर होते हैं अपनी चीजों के लिए, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर आउटसाइड ऑफ द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भाग 3 के बाहर है? द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। नो टैक्स शैल बी levied or collected except by authority of law. Trade, commerce, intercourse through the territory of India shall be free. ठीक है, चलिए, select the correct answer using the codes given below. चलिए, तो 1 and 2, 2 और 3, 1 and 2, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चे। इसका आंसर होगा आपका 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 होगा उसको, ठीक है। क्यों होगा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के रूप में समझते हैं, आइए। भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान के अन्य भाग में कुछ अन्य अधिकार भी शामिल है। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार या गैर मौलिक अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं भाई, उसको देखते हैं। कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा, ठीक है। भाग 12 के अनुच्छेद 265 के थ्रू कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 300A के तहत भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार करने का, घूमने का, फिरने का ये आपको अधिकार भाग 13 के अनुच्छेद 301 में दिया जाता है। कथन एक क्या है? समाजवादी डीपीएसपी में से एक है, ठीक है, जो पहला कथन है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 9th क्वेश्चन हमारा। द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज मेड चेंजेस इन, किसमें चेंज किए गए? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 46, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। अब जो कोड्स है उसके थ्रू आपको बताना है 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 और 1 और 4, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बच्चे? आपका होगा 2 and 3, ठीक है। आर्टिकल 15 and 16 कैसे है, आइए इसको देखते हैं। भारत के संविधान का 130वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण प्रदान करता है और निजी शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, जो माइनॉरिटीज के लिए उनको छोड़कर, केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार भी इन लोगों को दिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस जो आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए किया गया था, ठीक है। इसे अनुच्छेद 46
को अनिवार्य बनाने की इच्छा के साथ तैयार किया गया था, जो भारत सरकार से समाज के कमजोर वर्ग के सभी शैक्षिक और आर्थिक हितों को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह करता है। इसमें अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 के तहत नया खंड जोड़ दिया गया है। ठीक है, जो क्लॉज है उसके थ्रू जाना गया है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी इज एसोसिएटेड विद, जांच निदेशक संबंधित है किससे? द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003, द कंपनीज एक्ट 2030, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू इसको किया गया है। तो बच्चे इसका आंसर होगा डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, जांच संबंधित तो लोकपाल और लोकायुक्त के तहत ये किया जाता है। 2013 में इसको लाया गया। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार एक जांच निदेशक होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से नहीं होगा, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग को संदर्भित प्रारंभिक जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय द लोकपाल, उसके थ्रू किया जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 20(1) बी के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार समूह ए बी सी डी से संबंधित लोक सेवकों के संबंध में शिकायतें लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए सीवीसी को भेज दी जाती है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भेज दी जाती है कि जितने भी ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, ए बी सी डी, ठीक है, देयर आर 3-4 काइंड ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, अगर इन सभी कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं और वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उनको हम लोग क्या करेंगे, उनके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं लोकायुक्त या लोकापाल के तहत, ताकि उनपे कोई भी कार्रवाई की जाए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, करप्शन की जांच करता है और कहीं पे कोई भी चीज अगर सही से ना हो तो उस पे कार्य भी करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग का यही कार्य है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारी क्लास जो है वो समाप्त होती है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि आप लोग आते हैं फिर देखते हैं फिर चले जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में पूरा। ठीक है, क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ जो आप लोग को मतलब इस चीज में इंक्लूडेड हूँ, एक टीम लगी है जो देखती है कि अरे मैंने इतनी मेहनत से बनाया, अभी तक ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, उनको भी थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, उसे तो उनके लिए भी कर दिया कीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो कई बार वीडियोस मिस हो जाती हैं, आप लोग को मिलता नहीं है, तो आप आसानी से उन सभी वीडियोस को देख भी पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बच्चों। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।